नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को फॉलो करते हुए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए 50 में से कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाते हैं और जो भी अटेम्प्ट होंगे उनमें से कितने सही होते हैं, उससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी। हम रोज़ अपने वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे आपको डेली के अपडेट वीडियो मिल सकें। चलिए अभी हम शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। सस्यादवाद किस धर्म का सिद्धांत है? तो सस्यादवाद जैन धर्म का सिद्धांत है। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो छांदोग्य उपनिषद में सबसे पहले देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है। सूफियों के विषय में इनमें से कौन सी बात असत्य है? तो इनकी विचारधारा कट्टरपंथी होती है, यह बिल्कुल गलत है। सूफियों के विषय में यह कथन गलत है। बाकी इन्होंने उलेमा को चुनौती देते हुए उनके महत्व को नकारा। इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम और संगीत से की जा सकती है। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते थे। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इस कथन के लिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि कहाँ धारण की थी? तो बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि काबुल में धारण की थी। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन महासभा का आयोजन हुआ था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो चालुक्य वंश के सोलंकी राजा ने दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण कराया था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कुंडाग्राम वैशाली कुंडाग्राम में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ था। वायकोम सत्याग्रह कहाँ पर चलाया गया था? तो केरल में वायकोम सत्याग्रह चलाया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे ने किया था। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? तो जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण गुजरात के चालुक्य वंश के शासकों ने दिया था। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो आनंद और उपाली बुद्ध के शिष्य थे, बिल्कुल सही है। आम्रपाली बुद्ध की शिष्या, बिल्कुल सही है। सुजाता कठिन तपस्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, बिल्कुल सही है। चुंद पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई, ये कथन सत्य है। बाकी राहुल बुद्ध का चचेरा भाई, यह ऑप्शन इनमें सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? तो पैमानों की खोज यह लोथल में हुई है, जिससे सिंधु सभ्यता के लोगों की माप और तौल से परिचित होने की बात पता चलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों ही वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहे जाते हैं। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 536 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण किया था। राक्षसच्य अथवा जप्ती सिद्धांत, राज्य क्षय अथवा जप्ती सिद्धांत किसके द्वारा किया गया था? तो राज्य क्षय अथवा जप्ती सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं? तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो वल्लभी में द्वितीय जैन महासभा का आयोजन हुआ था। फारसी में जफरनामा किसने लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने फारसी में जफरनामा लिखा था। निम्न में से किसने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? तो जमींदारों ने ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया। अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो अलीगढ़ स्थित मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज सैयद अहमद खां के द्वारा स्थापित किया गया था। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी।
बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेशों किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश जो हैं बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। निम्न में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो उत्तर वैदिक काल में लिखे गए सही ग्रंथों का क्रम जो है वेद ग्रंथ, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह सही क्रम होगा। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में सबसे अधिक मान्य मत कौन सा है? तो सूफ यानी कि ऊन शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई है। सूफी ऊनी कंबल का लबादा उड़ते हैं, ये उनकी पहचान भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा और लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत भाषा और अर्धमागधी लिपि में है। निम्न में से कौन अकबर का दरबारी चित्रकार नहीं था? तो कल्याण दास अकबर का दरबारी चित्रकार नहीं था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो बालाजी विश्वनाथ को मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कहा जाता है। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन सा विहार है? तो भारत में सबसे प्राचीन विहार नालंदा विहार है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पर स्थित है? तो बोधिसत्व पद्म पाणि का चित्र जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है, अजंता में स्थित है। लॉर्ड डलहौजी ने प्रथम बार किन दो स्थानों के बीच टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने कलकत्ता से आगरा के बीच में टेलीग्राफ लाइन सबसे पहले शुरू की थी। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा को समाप्त किया जा सका? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयासों से सती प्रथा को समाप्त किया जा सका। अंग्रेजों के विरुद्ध कहां पर बिरसा मुंडा का संचलन रहा? तो अंग्रेजों के विरुद्ध छोटा नागपुर क्षेत्र में बिरसा मुंडा का संचलन रहा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के निवासी किस प्रकार से थे? तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी सभ्यता के निवासी थे। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो मठ मंदिर और स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बोध गया कहाँ पर स्थित है? तो बोध गया बिहार राज्य में स्थित है। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर था। महावीर स्वामी जी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म जांत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। पुष्टि मार्ग के दर्शक की स्थापना किसने की थी? तो पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। बादशाह अकबर ने दीन इलाही का प्रारंभ किया था? तो 1582 में बादशाह अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? तो जैन परंपरा के अनुसार महावीर 24वें तीर्थंकर थे। मराठा साम्राज्य में चौथ क्या हुआ करता था? तो मराठा साम्राज्य में चौथ पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया एक प्रकार का कर था। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन सा था? तो गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु अहिंसा है। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? तो त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जैन धर्म की महिमा है। बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आने वाला अंग्रेज कौन था? तो टॉमस रो बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर आने वाला अंग्रेज था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने हेतु टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने हेतु टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। हमारे सभी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के पेज पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों मैं रंजीत पांडे आप सभी के लिए इस वीडियो में साइंस के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ये वीडियो देखते ही आप यकीन मानिए समझ जाएंगे कि साइंस के क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। रोज़ तरीके से जो पढ़ते हैं आप क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चन को डिफरेंट वे में पूछा जाता है। एक बार पूरा वीडियो देखिए और अपनी साइंस चेक करिए। अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं तो मैक्सिमम कितने अटैम्प्ट करते हैं और कितने सही होते हैं, इससे आपको आपकी तैयारी पता चल जाएगी।
तो वीडियो पूरा देखिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। डेली अपडेटेड वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब हम वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को क्या कहा जाता है? तो हरित लवक के अंतः झिल्ली से घिरे हुए भीतर के स्थान को स्ट्रोमो कहते हैं। पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे क्या कहते हैं? तो पीठिका में चपटे झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना संगठित होती है, उसे थाइलोकोइड कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए संघनन कणिकाम्य संरचना राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के जरिए सघन कणिकाम्य संरचना राइबोसोम की सर्वप्रथम जॉर्ज पैलेड ने देखी थी। प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है क्या कहलाता है? तो प्रोटीन युक्त फैला हुआ जालिकावत तंतु जो कि कोशिका द्रव्य में मिलता है साइटोपंजर कहलाता है। साइटोपंजर तंतु के काम क्या होते हैं? तो गति करना, यांत्रिक सहायता प्रदान करना, कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करना, ये सभी कार्य साइटोपंजर तंतु के कार्य हैं। पक्षमाभ व कशाभिका किसके ढके होते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका ये जीव द्रव्य झिल्ली से ढके होते हैं। पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो पक्षमाभ और कशाभिका तारक केंद्र सदृश संरचना से बाहर निकलते हैं, इसे आधारिकाएं कहा जाता है। तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग जिससे बना होता है वह क्या है? तो तार केंद्र का अग्र भीतरी भाग जिससे बना होता है वह प्रोटीन होता है। कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिकीय अंगक केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग से रंजित होते हैं उसे क्या नाम दिया था? तो फ्लेमिंग ने केंद्रक में मिलने वाले पदार्थ जो कि क्षारीय रंग के होते हैं उन्हें क्रोमेटिन नाम दिया था। केंद्रकीय आधात्री में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? तो केंद्रकीय आधात्री में एक या एक से अधिक गोलाकार संरचनाएं मिलती हैं, उन्हें केंद्रिक कहा जाता है। केंद्रक आवरण दो समांतर झिल्लियों से बना होता है जिसके बीच 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान पाया जाता है। इस रिक्त स्थान को क्या कहते हैं? तो केंद्रक आवरण दो समानांतर झिल्लियों से बना होता है जिसके भीतर 10 से 50 नैनोमीटर का रिक्त स्थान होता है, इसे परिकेंद्रकीय अवकाश कहा जाता है। क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो क्रोमेटिन में डीएनए तथा कुछ क्षारीय प्रोटीन मिलता है, इसे हिस्टोन कहा जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णक मिलता है, इसे क्या कहते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्णन मिलता है, इसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर कहा जाता है। जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को क्या कहते हैं? तो जीव ऊतकों में मिलने वाले सभी कार्बनिक यौगिकों को जैव अणु कहा जाता है। पल्मिटिक अम्ल में कितने कार्बन होते हैं? तो पल्मिटिक अम्ल में 16 कार्बन होते हैं। एरिकिडोनिक अम्ल कितने कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है? तो एरिकिडोनिक अम्ल जो है 20 कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है। जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं, इनमें से कुछ नाइट्रोजन क्षौर से जुड़कर क्या बनाते हैं? तो जीवों में बहुत सारे कार्बनिक यौगिक विषम चक्रीय वलय युक्त होते हैं और जो नाइट्रोजन क्षार से जुड़कर बनते हैं वो न्यूक्लियोसाइड कहलाते हैं। अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता है कि इनका अणुभार कितने डाल्टन के आसपास होता है? तो अम्ल घुलनशील भाग में पाए जाने वाले सभी यौगिकों की एक सामान्य विशेषता जिसमें उनका अणुभार जो है 18 से 800 डाल्टन के आसपास होता है। अम्ल अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक मिलते हैं, वे कौन कौन से हैं? तो अम्ल में अविलेय अंश में केवल 4 प्रकार के यौगिक जो हैं वो पॉलीसैकेराइड या लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, ये सभी जो हैं कहलाते हैं जो अम्ल में अविलेय होते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स का अणुभार कितना होता है? तो प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, पॉलीसैकेराइड्स का अणुभार 1000 डाल्टन या उससे 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है। जिसका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं? तो जिनका अणुभार 1000 डाल्टन से कम होता है उन्हें सूक्ष्म अणु या जैव अणु कहा जाता है। जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो जो अम्ल अविलेय अंश में पाए जाते हैं उन्हें वृहत जैव अणु कहा जाता है। अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में किससे होती है? तो अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में खाने के पदार्थों से होती है।
अनिवार्य अमीनो अम्ल की पूर्ति हमारे शरीर में और किससे होती है? तो हमारे शरीर में खाने के अलावा अमीनो अम्ल जो हैं उनका निर्माण शरीर में खुद ब खुद भी होता है संरचनात्मक क्रियाओं के द्वारा। जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे क्या कहते हैं? तो जिस कोशिका में झिल्ली युक्त केंद्रक होता है उसे यूकैरियोट कोशिका कहा जाता है। कुछ स्तंभकार या घनाकार कोशिकाएं जो रुबण की विशेषता हैं और ऐसी उपकला को क्या कहते हैं? तो स्त्रवण की विशेषता है। कुछ स्तंभकार कोशिकाएं या घनाकार कोशिकाएं, स्तंभकार या घनाकार कोशिकाएं जो स्त्रवण की विशेषताएं रखती हैं, ऐसी उपकला को उपकला ग्रंथिल कहा जाता है। रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिका संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, जिसे क्या कहते हैं? तो रक्त को छोड़कर सभी संयोजी ऊतकों में कोशिकाएं संरचनात्मक प्रोटीन का तंतु स्रावित करती हैं, इसे कोलेजन या इलास्टिन कहा जाता है। संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से हैं? तो लचीले संयोजी ऊतक, विशिष्टकृत संयोजी ऊतक, संघन संयोजी ऊतक, ये सभी संयोजी ऊतकों के प्रकार हैं। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका की लंबाई क्या होती है? तो 0.3 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका की लंबाई है। सबसे छोटे जीवाणु की लंबाई क्या होगी? तो 3 से 5 माइक्रोमीटर सबसे छोटे जीवाणु की लंबाई होगी, बैक्टीरिया की लंबाई होगी। ग्रीक भाषा में मैरिस्टो का मतलब क्या होता है? तो ग्रीक भाषा में मैरिस्टो का मतलब विभाजित करना होता है। अंडप के 3 भाग कौन कौन से होते हैं? तो अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र अंडप के 3 भाग होते हैं। बीजांडन्यास कितने प्रकार का होता है? तो बीजांडन्यास 6 प्रकार का होता है। अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को क्या कहते हैं? तो अंडाशय में बीजांड के लगे रहने के क्रम को बीजांडन्यास कहा जाता है। एक व्यास सममित का उदाहरण क्या है? तो मटर, सेम और गुलमोहर ये सभी एक व्यास सममित के उदाहरण हैं। वर्तिका अंडाशय को किससे जोड़ती है? तो वर्तिका अंडाशय को वर्तिकाग्र से जोड़ती है। जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो जब एक से अधिक अंडप होते हैं तब वे अलग हो सकते हैं, इसे वियुक्तांडपी कहा जाता है। जब अंडप जुड़े होते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं? तो जब अंडप जुड़े होते हैं तो उन्हें युक्तांडपी कहा जाता है। युक्तांडपी के उदाहरण क्या है? तो मटर तथा टमाटर ये युक्तांडपी के उदाहरण हैं। मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का क्या अनुपात होता है? तो मनुष्य की रुधिराणु की झिल्ली में प्रोटीन और लिपिड का 52:40 का अनुपात होता है। कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को किस रूप में व्यापक रूप से स्वीकार किया गया? तो कोशिका झिल्ली के उन्नत नमूने को तरल किमिकानुमा रूप से स्वीकार किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा तरल किमिकानुमा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीवद्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो कुछ अणु बिना ऊर्जा की आवश्यकता के जीवद्रव्य झिल्ली से होकर आते हैं, इसे निष्क्रिय परिवहन कहा जाता है। किस नमूने के अनुसार लिपिड के अर्धतलीय प्रकृति के कारण द्विसहत के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है? तो द्विसहत के भीतर प्रोटीन पार्श्विक गति करता है तरल कृमि नमूने के कारण। विसरण के जलीय जल के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो विसरण के जलीय जल के प्रवाह को परासरण कहा जाता है। सूत्रकणिका की लंबाई क्या होगी? तो 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका की लंबाई होती है। सूत्रकणिका का व्यास कितना होता है? तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर सूत्रकणिका का व्यास होता है। विभिन्न प्रकार के वर्णकों के आधार पर लवक कई तरह के होते हैं, वे कौन से हैं? तो वर्णकों के आधार पर लवक, हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक, ये तीनों प्रकार हैं लवक के। किस लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय तथा फीते के आकार जैसा होता है? तो हरित लवक का आकार लेंस के समान अंडाकार, गोलाकार, चक्रीय और फीते के आकार जैसा होता है। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। सीरीज़ आगे यूं ही जारी रहेगी। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, जिससे लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन आपको मिलती रहे। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें और ऑल पर नोटिफिकेशन को सेट करके रखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।